प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह की 18वीं तारीख को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नेल्सन मंडेला दिवस के नाम से मनाने का निश्चय किया गया। रंग भेद के विरुद्ध मानवता के संघर्ष के प्रतीक के रूप में बनकर उभरे नेल्सन मंडेला के जीवन से, व्यक्तित्व से, कर्तृत्व से लोग प्रेरणा ले सकें एवं अपने अपने भीतर एक ऐसे ही शक्ति पुंज को जागृत कर सकें। इसलिए विश्व समुदाय द्वारा इस निर्णय को पारित किया गया एवं सर्वसम्मत से सभी सदस्य देशों द्वारा इसे स्वीकारा भी गया। एक ऐसा व्यक्तित्व जो सदाशयता और सशक्तता का प्रतीक रहा हो। नेल्सन रोई हल्ला मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को एम्बू कबीले में, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, हुआ था। उनके जीवन में एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन में अभूतपूर्व साम्य देखने को मिलता है। महात्मा गांधी ने भी ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध अपनी क्रांति के स्वर दक्षिण अफ्रीका में ही बुलंद किए थे। उसी देश में एक बार फिर से ब्रिटिश रंग भेद की नीति, जिसे अपार्थाइड के नाम से जाना जाता है, जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक विश्वव्यापी आवाज बनकर उभरे। नेल्सन मंडेला भी महात्मा गांधी की तरह ही एक वकील थे। उन्होंने फोर्ट हेयर विश्वविद्यालय एवं विटवाटर स्टैंड विश्वविद्यालय से वकालत में उपाधि प्राप्त करने के बाद जोहान्सबर्ग में एक वकील के रूप में कार्य करना आरंभ किया। सन 1943-44 के दिनों में उन्होंने ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध अपनी आवाज तीव्र करना आरंभ किया और यूथ लीग की स्थापना की, और फिर वे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ASC की ट्रांसवाल शाखा के अध्यक्ष चुने गए। इस पद पर रहते हुए उन्होंने सर्वप्रथम डिफाइंस आंदोलन को 1952 में आरंभ किया और फिर सन 1955 में जनता की आवाज नामक संगठन के माध्यम से क्रांति का एक नया अध्याय लिखना शुरू किया। उनके प्रारंभिक प्रयास अहिंसात्मक एवं असहयोग आंदोलन जैसी भावनाओं से प्रेरित थे, परंतु जब 8 वर्षों तक इसी प्रकार निरंतर प्रयास करने के बाद भी उन्हें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने उमखोतो से सिजिवे नामक उग्रवादी संगठन की स्थापना की, जिसके कारण उन्हें सन 1962 में रिवोनिया मुकदमे के तहत आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई। इस जेल प्रवास में उनके जीवन के 26 साल बीत गए और इन्हीं वर्षों ने उन्हें एक वैश्विक छवि भी प्रदान की। उन्होंने अपने जेल प्रवास के प्रारंभिक दिन रॉबिन आइलैंड में गुजारे और बाद में उन्हें पालिसमूर और विक्टर वर्स्टर जेलों में डाला गया। जेल के अंदर से उनकी तल्ख होती आवाज एवं विश्व भर से उनके समर्थन में जुटते स्वरों को ध्यान में रखते हुए दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने उन्हें सन 1990 में आजाद किया। उसके बाद सन 1994 में प्रथम बार दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव संपन्न कराए गए, जिनमें नेल्सन मंडेला विजयी होकर स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका का संविधान फिर से लिखा गया एवं देश के मूल निवासियों को यानी अश्वेतों को बराबरी के अधिकार भी प्रदान किए गए। एक बार देश के राष्ट्रपति पद को 5 वर्ष तक निभाने के बाद नेल्सन मंडेला ने पुनः उसी पद को लेने से मना कर दिया और उनके उपस्थ थाबो mbeki को यह पद प्रदान किया गया। अपने जीवन वर्षों में करीब 250 से ज्यादा पुरस्कारों को उन्होंने प्राप्त किया, इसमें नोबेल शांति पुरस्कार भी शामिल है। दक्षिण अफ्रीकी लोग उन्हें मदीबा कहकर पुकारते थे, जिसका अर्थ राष्ट्रपिता होता है। नेल्सन मंडेला के पिता गाडिया हेनरी मंडेला स्थानीय कबीले के प्रमुख थे। उनका कबीला कमाटा देव का उपासक था और उनके यहाँ पढ़ाई लिखाई को बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। उनके गांव के लोगों से लेकर कबीले के बुजुर्ग स्कूल कॉलेज जाने को वक्त बर्बाद करने का कारण मानते थे, परंतु मंडेला की मां इस बात की ज्वलंत पक्षधर थी कि उनके पुत्र को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। दुर्भाग्यवश नेल्सन मंडेला के पिता की मृत्यु तब ही हो गई जब वो 9 वर्ष के थे। ऐसे में उनकी मां ने उन्हें एम्बू कबीले के वरिष्ठतम प्रतिनिधि जोगिंटोबा डालिंडाइबो को यह कहते हुए सौंप दिया कि वो उनके पुत्र को अच्छी शिक्षा दिलाएं। जोगिंटोबा ने भी नेल्सन
मंडेला की मां को दिए वचन को अंतिम दम तक निभाया और उन्हें अपने पुत्र जस्टिस एवं पुत्री नोमाफू के साथ अपने ही पुत्र की तरह पाला। उन्हीं के सम्मान में नेल्सन मंडेला ने अपना नाम डालीबुंगा भी रखा था। इसके साथ ये भी सत्य है कि जब जोगिन टोबा ने नेल्सन मंडेला एवं उनके पुत्र जस्टिस का विवाह कबीले में तय कर दिया तो दोनों वहां से भागकर जोहान्सबर्ग आ गए, जहां से उनकी क्रांति यात्रा का प्रथम पड़ाव आरंभ हुआ। जब नेल्सन मंडेला ने विटवाटरस्टैंड विश्वविद्यालय में वकालत के लिए पढ़ना शुरू किया तो वे अकेले अश्वेत विद्यार्थी थे और इसलिए उनको निरंतर शिक्षकों के अपमान एवं मित्रों के तिरस्कार को सहना पड़ता था। ऐसे में उनके निकट के मित्रों में भारतीय मित्र ही थे जिन्होंने उनके साथ घनिष्ठ मित्रता को निभाया। यहाँ रहते रहते ही वे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की स्थानीय शाखा के अध्यक्ष भी चुने गए और यहीं से उन्होंने डिफाइंस आंदोलन की शुरुआत की। प्रारंभ में इसे सहायता मात्र भारतीय सदस्यों द्वारा ही प्रदान की गई थी। उन्होंने अपनी आंदोलन का प्रारंभिक स्वरूप महात्मा गांधी के चिंतन को आधार मानकर ही रखा और इसे एक असहयोग आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। धीरे धीरे उनकी आवाज को बुलंदी मिलने लगी और अनेक लोग उन्हें अपना नेता मानने लगे। 22 जून 1952 को जब उनकी डरबन रैली में 1 लाख लोगों ने भाग लिया तो वहां की रंगभेदी ब्रिटिश सरकार घबरा उठी और उसने नेल्सन मंडेला को मार्शल स्क्वायर जेल में डाल दिया। परंतु यह जेल प्रवास नेल्सन मंडेला के आंदोलन के लिए वरदान ही सिद्ध हुआ, क्योंकि इसने उनकी लोकप्रियता में और बढ़ोतरी कर दी। कुछ दिनों में ही उनके आंदोलन की सदस्य संख्या लाखों में पहुंच गई। यह देखकर वहां की सरकार घबरा उठी और उसने देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ लागू करते ही सरकार ने मंडेला को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया और इस बार उनके साथ उनके भारतीय मित्रों यूसुफ, दादू इत्यादि को भी जेल में डाल दिया गया। जेल में रहते रहते ही नेल्सन मंडेला ने जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक से प्रेरणा लेते हुए अपना प्रसिद्ध भाषण नो इजी वॉक टू फ्रीडम लिखा और देश को रंगभेद से आजादी दिलाने के लिए एक प्लान तैयार किया, जो मंडेला प्लान या यम प्लान के नाम से जाना जाता है। जेल से बाहर आने पर नेल्सन मंडेला ने टाम्बो के साथ मिलकर दक्षिण अफ्रीका की पहली अश्वेत वकालत फर्म खोली, जिससे सहायता प्राप्त करने के लिए दूर दूर से रंगभेद एवं नस्ल भेद से पीड़ित व्यक्ति उनके पास आने लगे। अश्वेतों भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों को देखकर उन्हें लगा कि मात्र असहयोग आंदोलन दक्षिण अफ्रीकी सरकार के बुरे इरादों पर रोक लगा पाने में सक्षम न हो सकेगा और इसलिए उन्होंने साउथ अफ्रीकन इंडियन कांग्रेस के साथ मिलकर जनता की संसद अर्थात कांग्रेस ऑफ द पीपुल का आह्वान किया और एक अलग देश के निर्माण का प्रस्ताव उसमें पारित कर दिया। जैसा कि अनुमान था, दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने क्रूरता के साथ इस आंदोलन को दबाने का प्रयत्न किया। उसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसा की घटनाएं उमड़ पड़ी और उनमें से एक शार्पविल हत्याकांड में बर्बर सरकार द्वारा 69 अश्वेत एवं भारतीय आंदोलनकारियों को मार दिया गया। इस घटना के घटने पर नेल्सन मंडेला ने क्यूबा क्रांति की तर्ज पर दक्षिण अफ्रीका में भी गुरिल्ला एवं छापामार युद्ध करने की सोची और एक नई संगठन खोतों वे सिजवे राष्ट्र की तलवार का गठन किया, जिसके माध्यम से पहली बार 16 दिसंबर 1961 को एक साथ 56 स्थलों पर बम विस्फोट कर दक्षिण अफ्रीकी सरकार पर अपने दबाव को बढ़ाने का कार्य उन्होंने किया। इस कारण सरकार धीरे धीरे उन पर अपना शिकंजा कसती जा रही थी और अंततः उन्हें 5 अगस्त 1962 को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रथम दृष्टया मुकदमे में न्यायाधीश ने उन्हें मात्र 5 वर्ष की सजा सुनाई थी, परंतु सरकार ने उन पर फिर से मुकदमा चलाया, जिसे रिवोनिया केस के नाम से जाना जाता है। उस मुकदमे की कार्रवाई चल रही थी तब नेल्सन मंडेला ने अपना प्रसिद्ध भाषण मैं मरने को तैयार हूँ, आई एम प्रिपेयर टू डाई, अदालत में जज वकील के सामने सुनाया। संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर वर्ल्ड पीस काउंसिल के अनेक प्रयासों के बाद भी अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए रॉबिन आइलैंड भेज दिया, जहां उन्होंने अपने जीवन के शेष 18 वर्ष 1964 से 1982 तक गुजारे। उन्हें मात्र एक 8 × 6 फीट की छोटी सी कोठरी में रहने के लिए स्थान दिया गया।
इसके बावजूद उनकी आवाज को दबा पाना दक्षिण अफ्रीकी सरकार के लिए मुश्किल पड़ रहा था। भारत पहला देश था जिसने दक्षिण अफ्रीकी सरकार की नाराजगी को झेलते हुए भी सन 1972 में जेल में ही नेल्सन मंडेला को जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया। नेल्सन मंडेला की जेल में बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने उन्हें और भी ज्यादा दुष्कर जेल पाल्समूर में भेज दिया और फिर वहां 6 वर्ष गुजारने के बाद उन्हें विक्टर वेस्टर जेल में भेजा गया। इन्हीं दिनों दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति FWD क्लार्क बने, जिन्होंने राष्ट्रपति बनते ही देश से अपार्थाइड को समाप्त करने का निर्णय लिया। फरवरी 1990 में नेल्सन मंडेला को रिहा कर दिया गया और उनको लेने के लिए लाखों की भीड़ जेल के दरवाजे के बाहर उमड़ पड़ी। उनके जेल से रिहा होते ही सारी दुनिया ने नेल्सन मंडेला को अपनी आंखों पर उठा लिया। नेल्सन मंडेला का भारत के साथ सदा से एक घनिष्ठ रिश्ता रहा। उन्हें अनेक लोग दक्षिण अफ्रीका के गांधी के नाम से पुकारते रहे। स्वयं नेल्सन मंडेला भी महात्मा गांधी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे और जेल से आजाद होने पर उन्होंने अपने भाषण में उन्हीं का उल्लेख किया। 1993 में उन्होंने गांधी मेमोरियल की स्थापना की। तब भी वे ये बोले कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के इतिहास का एक अभिन्न अंग है और सदा बने रहेंगे, क्योंकि इसी देश की धरती पर उन्होंने अपने सत्य व अहिंसा के प्रयोग को किया, न्याय को आधार बनाया एवं सत्याग्रह के चिंतन को परिमार्जित किया। मैं स्वयं उन्हीं से प्रेरणा लेकर दक्षिण अफ्रीका में क्रांति कर पाया हूँ। नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बनने के बाद पहली विदेश यात्रा पर जब निकले तो सर्वप्रथम भारत ही आए। अपने राष्ट्रपति बनने के दौर में भी उनके संबंध भारत के घनिष्ठतम रहे। सन 2013 में 95 वर्ष की आयु में उन्हें छाती में उठे दर्द की शिकायत के कारण अस्पताल ले जाया गया, जहां भर्ती रहने के बाद 5 दिसंबर 2013 को उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। उन्हें सदा एक ऐसे करिश्माई नेता के रूप में याद किया जाता रहेगा जो विद्वेष एवं वैमनस्य की दुर्भावनाओं के विरुद्ध एक संघर्ष का प्रतीक बनकर उभरे। उनकी स्मृति में विश्व दिवस को मनाने के साथ ही यह भी आवश्यक है कि हम उनसे अनीति से संघर्ष लेने की प्रेरणा को भी ग्रहण करते रहें। धन्यवाद मित्रों। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में नेल्सन मंडेला पर वीडियो संदेश प्रसारित करते हुए मैं अपार हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। आशा है कि आप इसे पसंद करके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करेंगे। धन्यवाद।